नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अब सिर्फ 15 महीने बचे हैं, लेकिन इस बीच सभी दलों ने कमर कसना शुरू कर दी है। तैयारी कर रहे हैं सब लोग। दलों के साथ साथ अपनी मांगों को मनवाने के लिए अलग अलग समूहों ने भी कमर कसना शुरू कर दी है, क्योंकि चुनाव एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जब अलग अलग समूह जानते हैं कि अगर वो दबाव बनाएंगे तो उनकी बातें मान ली जाएंगी। इन समूह को लगता है कि चुनाव ही तो वो माकूल वक्त होता है जब नेता जनता की सुनते हैं, वरना बाकी समय तो उनसे पूछता ही कौन है। इन समूहों में पेंशन बहाली की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारी, नौकरियों और रोजगार की मांग करने वाले, लेकिन अग्निवीर जैसी नौकरी नहीं, परमानेंट नौकरी, 7 साल में रिटायरमेंट वाली, ये बात करने वाले, नौजवान और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP गारंटी की मांग करने वाले किसान प्रमुखता से आगे आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सबको लगता है कि हमारी मांग जिस दल के घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल होगी उसे समर्थन दिया जाएगा, क्योंकि संयोगवश समाज के ये तीनों प्रमुख वर्ग सरकार और सत्ताधारी पार्टी के रवैये से काफी नाराज चल रहे हैं। सबसे पहली बात जो सरकारी कर्मचारियों को बहुत परेशान कर रही है वो है पेंशन बहाली की मांग। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। साल था 2001। पटना में ADRI यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और उस वक्त के राज्यसभा सांसद लालू यादव, जो अपने स्टाइल के लिए मशहूर है, उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए सबसे पहले पेंशन की व्यवस्था बंद हो जानी चाहिए। इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अब तो लोग दवा खा खाकर जल्दी मरते भी नहीं हैं। बताइए क्या बात थी। बिल्कुल इसी दौर में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सरकारी खर्च घटाने के उपायों पर विचार कर रही थी, और इसी क्रम में ये विचार आया कि सबसे पहले पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। 40 लाख के करीब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या होती है। इसमें यदि मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जवानों की संख्या जोड़ें तो यह और भी ज्यादा हो जाती है। उसी क्रम में लालू यादव के पटना वाले बयान को भी सत्ता पक्ष ने खूब चलाया, चर्चा हुई, और तब सरकार को लगा कि इस मामले में विपक्ष भी विरोध नहीं करेगा, लेकिन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस अपने डिपार्टमेंट यानी रक्षा मंत्रालय यानी सेना के लोगों की पेंशन खत्म कराने के विरोध में उतर गए। क्योंकि वही NDA के संयोजक भी थे, लिहाजा सरकार में वो अटल जी के बराबर का रसूख भी रखते थे, इसलिए सेना के लोगों के पेंशन को छेड़ने की बात करने की हिम्मत वित्त मंत्रालय नहीं जुटा पाया। इसके बाद अटल जी की सरकार ने तय किया कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी सेना और अर्धसैनिक बलों को छोड़कर बहाल होंगे, उन्हें पेंशन की पुरानी व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा। तब सरकार ने ऐसा करने के लिए राज्य सरकारों पर भी दबाव डाला, ताकि राज्य सरकारें भी अपने राज्य के राजकोषीय घाटे को कम कर सकें। अधिकांश राज्य सरकारों ने सिवाय उस समय बंगाल, केरल और त्रिपुरा और वामपंथी सरकारों को छोड़कर केंद्र सरकार की देखा देखी सबने पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया। लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म हुए लगभग 18 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, यानी 2004, और उसके बाद बहाल हुए लोग अब अपने रिटायरमेंट की उम्र सीमा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उन्हें बुढ़ापे की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इसी वजह से पेंशन बहाली की मांग तेज हो गई है। अब चूंकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी और EVM कंट्रोल इन सरकारी कर्मचारियों के पास ही होता है, साथ ही इनका अपना परिवार भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है। इसलिए मौके की गंभीरता को समझते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, भगवंत मान, ये जो विपक्ष के राज्य हैं, इन सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने में ही अपनी भलाई समझी और ऐसा कर भी दिया। उधर कांग्रेस ने भी माहौल देखा और गुजरात और हिमाचल में भी कह दिया कि यदि वो सत्ता में आती है तो वहां आते ही पेंशन बहाल कर देगी।
इसलिए इन चुनावी राज्यों में ये पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अब तो सरकारी कर्मचारी सरकार से ही पूछ भी रहे हैं, यदि बड़े बड़े 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ करने में कोई परेशानी नहीं है तो पेंशन देने में क्या परेशानी है। आखिर पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन पर 1,40,000 करोड़ की तो राशि खर्च होती है, तो उद्योगपतियों के लोन इससे ज्यादा क्यों माफ कर दिए जाते हैं। जाहिर है सरकार को इसका जवाब देते बन नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिनके लोन राइट ऑफ हुए हैं, यानी कि जिनके लोन मुक्त किए गए हैं, माफ किए गए हैं, वो कौन लोग हैं, और वैसे भी सरकार इनकी तरफदारी के कारण आम जनता में काफी बदनाम हो रही है। लेकिन इस पेंशन मामले पर विडंबना यह है कि सत्ताधारी भाजपा पेंशन बंदी को गलत भी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि उसी की सरकार ने इस व्यवस्था को बंद भी किया था। पेंशन का मुद्दा गुजरात और हिमाचल में बीजेपी के गले की फांस बन गया है, और अगर ये तूल पकड़ा तो 2024 में भी ये गुल खिला सकता है। अब बात करता हूं मैं बेरोजगारी के मुद्दे की। आज की तारीख में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जब से नोटबंदी हुई तब से लेकर अब तक 90% रोजगार देने वाला असंगठित क्षेत्र खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तबाह हो गया है। मजदूर और कामगार जो एक बार घर लौटे तो उनकी वापसी ही नहीं हो पाई। अब तो उन्हें घर पर ही सरकार 5 किलो राशन हर महीने मुफ्त दे रही है, ताकि वो रोजगार के अभाव में भुखमरी का शिकार ना बने। वैसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत बेहद खराब यानी 107वें नंबर पर पहुंच चुका है। रही बात संगठित क्षेत्र के रोजगार की, तो ना तो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां आ रही हैं और ना तो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां आ रही हैं वो सब के सब शिक्षा मित्र या अग्निवीर जैसी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां हैं जो कुछ ही समय के लिए हैं। 2017 से तो लगातार रोजगार के लिए छात्र आंदोलन चलाते रहे हैं, कभी एसएससी का आंदोलन, तो कभी रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन, कभी अग्निवीर के विरोध में आंदोलन, तो कभी अलग अलग राज्यों में वैकेंसी नहीं भरे जाने के कारण आंदोलन। मतलब ज्यादातर नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं। ऊपर से तुर्रा ये कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे भाजपा नेता ये कहकर छात्रों का गुस्सा और बढ़ा देते हैं कि घबराओ मत, अग्निवीर में 4 साल पर रिटायर होने के बाद हम भाजपा कार्यालय में तुमको गार्ड की नौकरी दे देंगे। तो यह हालत है खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। राज्यसभा में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की स्वीकारोक्ति राज्यसभा में हंगामा मचा चुकी है कि केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली पड़े हैं। सोचिए जब केंद्र में इतने पद खाली हैं तो डबल इंजन की राज्य सरकारों का हाल क्या होगा। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को तो जैसे बेचने या भट्टा बिठाने की होड़ लगी है। भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा है तो बीएसएनएल का भट्टा बिठाया जा रहा है। सोचिए यदि 4G और 5G के जमाने में बीएसएनएल पर ताकतवर होता तो देश में आज कितना रोजगार दे रहा होता। कमोवेश यही हालत प्राइवेट सेक्टर की है। तभी बड़े बड़े पूंजीपति कोई फैक्ट्री लगाने की बजाय किसानों के लिए विवादास्पद कृषि कानून बनवाने और सेब की खरीद बिक्री में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। मतलब अब बड़े घराने भी उद्योगपति की बजाय बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं और आलू, प्याज, धान, गेहूं और सेब, नारंगी, अंगूर बेचने में रुचि ले रहे हैं। मतलब मोदी राज में कोई उद्योगपति रहना ही नहीं चाहता, सब बिजनेसमैन बन रहे हैं। जाहिर है जब उद्योगपति इंडस्ट्री छोड़ के व्यापारी बनेंगे, और एक जगह मैं खबर पढ़ रहा था कि अंबानी जी सैलून के कारोबार में उतरेंगे, तो वो रोजगार देंगे या रोजगार खत्म करेंगे, थोड़ा पीछे जाकर देखिए। बजाज स्कूटर और बाइक बनाता था, रिलायंस कपड़ा, पॉलिस्टर और रिफाइनरी चलाता था, अंबुजा सीमेंट बनाता था, टाटा नमक से लेकर लोहे का सरिया और बस ट्रक बनाता था। मतलब सबके सब उद्योगपति थे। जबकि आज देखिए रिलायंस सिम कार्ड बेच रहा है, रिलायंस फ्रेश के नाम से आलू प्याज की दुकानें खोल के बैठा है, अडानी भैया सरसों के तेल फॉर्च्यून के नाम से बेच रहे हैं, हवाई अड्डे के रखरखाव का ठेका ले रहे हैं, साथ ही किसानों से सेब, नारंगी, धान, गेहूं खरीद के अपने गोदामों में भर रहे हैं ताकि डिमांड बढ़ने पर ऊंचे दामों में बेच सके। ऐसे में रोजगार भला कौन देगा।
ऐसे ही देश में 94 करोड़ बेरोजगार नहीं बढ़े हैं और 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़कर घर में बैठना स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उसके पीछे सरकार की प्राथमिकता सूची से रोजगार का हटना और उद्योगपतियों का बिजनेसमैन में, व्यापारी में, छोटे व्यापारी के रूप में बन जाना, सरकार को उसे बिजनेस व्यापार में घुसने की इजाजत देना भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण रहा है। अब बात धरती पुत्र किसानों की। बेचारे किसान अपने 700 से ज्यादा साथियों की जान गंवाकर 13 महीने धरने पर बैठे रहे, आंधी में, बारिश में, तूफान में। तब जाकर उद्योगपतियों के हितों के लिए बनाया गया और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बेहद पवित्र किसान बिल वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई। अब किसानों की मांग है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था दशकों से है, उसे गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए ताकि किसानों के हित सुरक्षित हों। किसान संगठनों का मानना है कि बिना एमएसपी की गारंटी कानून के एमएसपी सिर्फ प्रतीकात्मक है और कुछ ही किसानों को इसका लाभ मिल पाता है। लेकिन यदि इसकी गारंटी मिल जाएगी तो सबको इसका लाभ मिलेगा। यहां तक कि गारंटी कानून बनने के बाद मार्केट के प्लेयर में भी एमएसपी पर ही खरीद करने को मजबूर होंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। अभी भी देश में 58% आबादी कृषि और इससे जुड़े कामों में लगी है, लेकिन देश की जीडीपी में उसका योगदान सिर्फ 13% है। सोचिए, देश की आधी से ज्यादा आबादी कितने कम पर कितनी गरीबी में गुजारा कर रही है। देखते हैं कब और कौन सी पार्टी किसानों को उनका हक दिला पाने का वादा करती है। फिलहाल तो किसान, नौजवान और कर्मचारी सब मिलकर इस स्थिति में तो पहुंच ही गए हैं कि आने वाले चुनावों के नतीजों को वो प्रभावित कर सकती है। यही कारण है, सरकार को पता है, सरकार जानती है कि ये लोग अगर नाराज हुए तो पूरा तस्वीर बदल जाएगी। कैसे रोका जाए? एक ही तरीका, फेवरेट तरीका, हिंदू मुसलमान। देखना यह है कि अब ये मुद्दे ज्यादा काम करेंगे या गोदी मीडिया दिन भर अपने चैनल में जो आग लगाता है वो ज्यादा काम करेंगे। सच क्या होगा ये जानना है तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच बोलेगा, गोदी मीडिया नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4PM यूपी और बिहार की खबरें देखना हो तो 4PM बिहार सब्सक्राइब करिए। साथ रहिएगा, प्यार दीजिएगा। शुक्रिया।